हेलो गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने वहां पर देखा था किस चीज़ के बारे में, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक पर्सन जो है, अगर वो जापान से अलास्का जाता है तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन पे उसको एक दिन का फायदा होगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था आपके पास, अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम हवाई टू न्यूजीलैंड। एक आदमी अगर हवाई से न्यूजीलैंड जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके तो उसका एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका दिन बढ़ेगा, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका एक दिन कम हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इट इज इनकॉन्वीनियंट फॉर अ कंट्री ऑफ अ ग्रेटर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। बोलता है अगर किसी भी कंट्री का ज्यादा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा लेकिन स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा तो उसके मल्टीपल टाइम जोन होंगे। तो बिल्कुल भी क्या बताया गया है, ठीक है, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, मल्टीपल टाइम जोन्स होंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑन 24 आवर क्लॉक, जो आपकी 24 घंटे की क्लॉक होती है, घड़ी होती है, अगर आपका 000 इन लंदन होगा, मतलब वहां पे 000 टाइम होगा, तो उस वक्त मुंबई में कितना टाइम होगा, 12 घंटे की घड़ी में 5:30। मैंने आपसे पहले कहा कि जो लंदन से लेकर यहाँ तक टाइम, यानी कि ग्रीनविच से लेकर अहेड यहाँ पर इंडिया में कितना टाइम ज्यादा होता है, 5:30 घंटे का। सो गाइज यहाँ पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, इसमें आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। तो आज की जो वीडियो आपने देखा होगा थंबनेल पे, आज का वीडियो है बच्चे हमारे पास मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और हमारी जो एप्लीकेशन है जहां पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, हम मंडे से एक शेड्यूल करेंगे जहां पे आपको उसकी सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, टाइम पे टाइम आपको टाइम बता दूंगा किस टाइम आपको क्या मिलेगा। ठीक है बच्चे, आप उस ऐप को जाकर डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको कुछ हमारे टेस्ट जो है फ्री भी मिलते हैं, कुछ पेड टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, मैंने कल वहां पे बता दिया था कि कितने कितने के टेस्ट हैं। ठीक है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज फिर से मैं एक मैसेज वहां पर डाल दूंगा। ठीक है, आप उन टेस्ट को भी, जेकेएसएसबी के मॉक टेस्ट हैं बच्चे, बिल्कुल सस्ते में मिल रहे हैं, आप उनको भी वहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज हम अपनी इस वीडियो में मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, देखिए अर्थ के दो मोशन होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे मोशंस होते हैं हमारी धरती के, जिसके ऊपर हमारी धरती में आप देखते होंगे आज हमारे पास सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, वो साथ में हम देखते हैं कि हमारे मौसम बदल रहे हैं। ठीक है, वो सारा जो है अर्थ के मोशन से पे ही टिका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, तो बच्चे हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, थोड़ा मेरी जॉब का रहता है, मुझे डेली टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप क्लासेस हम डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है रोटेशन से, आपको पता, आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम थोड़ा उस वक्त नहीं, हम थोड़ा इसको डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोटेशन से क्या होता है, हमारे सबसे पहले आपको पता है सर क्या बनता है, डे एंड नाइट बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं, दिन होता है रात होती है, दिन होता है रात होता है, वो सब हमारे रोटेशन की उससे होता है। तो पहले बता दूंगा इस वीडियो के होंगे 2 पार्ट, यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रोटेशन रेवोल्यूशन, उतना ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नंबरा पिनम्बरा बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपने आई थिंक सुना भी नहीं होगा, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए द स्पिनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ जो है अपने ही एक्सेस के ऊपर घूमती है, अपना एक इसका एक्सेस होता है, अपने एक रास्ता होता है, जब उस रास्ते के ऊपर ये घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। लेकिन ये घूमती कैसे है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। हमारी अर्थ जो है ना इस तरह से घूमती है। ठीक है, इस तरह से
यहां से वेस्ट से घूमती है हमारी अर्थ ईस्ट की तरफ, उसे हम बोलते हैं रोटेट करना। क्या करना? रोटेशन करना। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। अर्थ का जो एक्सिस है वो एक ऐसी एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, जो हमारे नॉर्थ पोल से होकर गुजरती है, उसके बाद अर्थ के सेंटर से होकर गुजरती है और साउथ पोल से होकर गुजरती है। ठीक है, अर्थ की एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ पोल से, उसके बाद हमारे अर्थ के सेंटर से, उसके बाद हमारे साउथ पोल से होकर गुजरती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक एक्सिस बोलते हैं, जो हमारी अर्थ का एक एक्सिस है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, अर्थ का एक्सिस जो है वो एंटीपोडल है। ठीक है, अब एंटीपोडल क्या हो गया? एंटीपोडल का मतलब होता है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से होकर गुजरती है और इसके दो एग्जैक्टली जो हमारे ऑपोजिट साइड हैं उनको क्या करती है? कनेक्ट करती है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन। अब आगे देखिए, अब ये कितना टाइम लेती है? टाइम कितना लेती है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो बच्चे ये अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे लेती है। कितने लेती है? अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे लेती है। 23 आवर्स, अगर हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, लेकिन होते कितने हैं वो देखिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। उतने में पूरा एक रोटेशन हमारा अर्थ करता है अपने एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब पहले ही मैंने बता दिया था कि दिन और रात जो बनते हैं वो अर्थ की रोटेशन से बनते हैं। गाइस, इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब यहां पर देखिए, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। एक ऐसा सर्कल जो दिन को रात से अलग करता है, एक ऐसा सर्कल जो दिन को रात से अलग करता है हमारे इस ग्लोब के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है? दिन को रात से अलग करता है ग्लोब के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हम नहीं, बल्कि उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब आगे देखिए, अर्थ जो है रोटेट करता है टिल्टेड एक्सिस पे। आपको पता है ना कि हमारी अर्थ जो है कितने एंगल पे टिल्टेड होती है? 23.5 डिग्री के एंगल पे हमारी अर्थ इस तरह कुछ टिल्टेड होती है। यहां पर देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारी अर्थ टिल्टेड होती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर भी आपको बनाया गया है, अर्थ हमारी इस तरह से टिल्टेड रहती है। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई रहती है। अर्थ रोटेशनल एक्सिस मेक एन एंगल, अर्थ का रोटेशनल एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ। इसका मतलब क्या है? इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, यानी कि इक्लिप्टिक प्लेन जो होता है, जो हमारी अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ऐसे हमने लास्ट वीडियो में इस तरह से पढ़ा था ना, इस तरह से हमने पढ़ा था कि देखिए ये इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, कुछ इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी वो टिल्टेड है। टिल्टेड कितनी है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इक्वेटर आपका ना कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नीचे की तरफ झुका हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका नीचे की तरफ झुका हुआ है, और ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा क्या है, ये अर्थ बना हुआ है, झुका हुआ है। तो इधर से लेकर अगर हम इसको बराबर एंगल में लेकर आए तो बच्चे ये 23.5 डिग्री का ये एंगल यहाँ पर बनता है, और जो बचा हुआ एंगल है बच्चे यहाँ पर 90 कंप्लीट करने के लिए, तो ये 66 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ जो है उसकी शेप किस तरह की है? तो बच्चे जो शेप ऑफ द अर्थ है वो जियोइड है। जियोइड मींस सम सोर्सेज, और हमें कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये एक ओब्लेट स्फेराइड की तरह है। अभी यहाँ पर देखिए, जियोइड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपने अच्छे से देखी होगी पिछली वाली वीडियो, मैंने कहा था जियोइड क्या होती है? फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है, एंड बल्ज, और बीच में थोड़ा क्या है, बल्ज है, थोड़ी फिली हुई, तो इसको हम अगर बोले तो, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब यह है जियोइड का स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, थोड़ी सी पोल्स पे ना ये थोड़ी सी फ्लैट है, प्लान है,
एंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटोरियल रीजन। और जो हमारा इक्वेटर का रीजन है वहां पे थोड़ी सी ये बल्ज है, थोड़ी सी फैली हुई है, खुली हुई है, ठीक है। अब अगर हम देखें रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज लार्जर देन एट द पोल्स। अब जो हम अगर रेडियस अगर हम देखें अर्थ की, तो इक्वेटर पे हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है देन एट द पोल। क्योंकि किसकी वजह से ये सब होता है? ड्यू टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रोटेशन, जो हमारी रोटेशन की जो स्पीड होती है उसकी वजह से हमें ये यहाँ पर देखने को मिलता है, हमारा अर्थ का जो है, जो सेंटर है, इक्वेटोरियल रीजन है, वो थोड़ा बल्ज है, ठीक है, वो थोड़ा क्या है, बल्ज्ड है। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ द रोटेशन एंड हैज द, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इज ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स। अब आपने यहाँ पे याद रखना है पोल्स पे जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो फोर्स है वो पोल्स पे ज्यादा है या इक्वेटर पे ज्यादा है, ठीक है। तो इज ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द पोल। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी अर्थ के रोटेशन की जो फोर्स वो जो है वो ज्यादा कहां पर होती है? इक्वेटर में होती है, उससे कम और कम कहां पर होती है? पोल्स पे होती है, ठीक है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से इस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं बता भी रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हर एक लैटिट्यूड पे अलग होती है, ठीक है। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। अभी हमने पीछे कौन सी फोर्स की बात की? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की। वो क्या होती है? वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पे कम रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस फोर्स की बात करेंगे? अब हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है? पोल्स पे ज्यादा होती है और बच्चे इक्वेटर पे कम होती है। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, दोनों फोर्सेस के बारे में याद रखिएगा। कौन सी फोर्स कहां पर ज्यादा रहती है और कौन सी फोर्स कहां पर कम रहती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये होता क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द पोल्स आर क्लोजर टू द सेंटर ड्यू टू द इक्वेटोरियल बल्ज दस हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से धरती बनाकर दिखा दूं तो ये हमारा सेंटर, ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये देखिए ये हमारा ऊपर पोल है, ये भी पोल है। तो पता है बीच में हमारी ज्यादा क्या होती है? ज्यादा हमारे पास क्या होती है? पावर होती है, ठीक है। ज्यादा हमारे पास पावर होती है, ज्यादा ग्रेविटेशन होती है, क्योंकि पोल्स जो है थोड़ा हमारे पास इससे नजदीक रहते हैं और जो ये इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से जो है हमारे पास क्या रहता है? ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास पोल्स में रहती है। अब जो रोटेशन की स्पीड जो है हमारी अर्थ की, अब वो ज्यादा कहां पर है? इज ग्रेटर एट द इक्वेटर। वो ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर पे ज्यादा है। क्यों इक्वेटर पे ज्यादा है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रोटेशन की स्पीड को तेज करती है, ठीक है। मैंने क्या कहा? जो रोटेशन की स्पीड जो है वो अर्थ पे कहां पर ज्यादा है? इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पे कम है। अब ये भी याद रखेगा जो रोटेशन की स्पीड ऑफ रोटेशन है वो कहां पर ज्यादा है? इक्वेटर पे ज्यादा है और कहां पर कम? कहां पर है? पोल्स पे कम है। इक्वेटर पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर इक्वेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ज्यादा इक्वेटर पे रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन की स्पीड जो है वो भी ज्यादा रहती है, ठीक है। अब आगे देखिए कहता कह रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये आपस में काउंटर एक्टिंग है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। द लेटर इज स्लाइटली लेस एट द इक्वेटर। अब जो है ये बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है यानी कि वो इक्वेटर पे थोड़ी सी ज्यादा है। लेटर मतलब क्या होता है? ये जो होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे फार में, इसको बोलेंगे लेटर। लेटर इज स्लाइटली लेस एट द इक्वेटर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वेटर पे थोड़ी कम होती है कंपेयर्ड टू द पोल्स। आई थिंक बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शुड नॉट द ग्रेविटी एट द इक्वेटर बी ग्रेटर एज देयर इज मोर मास एट द इक्वेटर। अब बोल रहा है क्या जो इक्वेटर की भी जो ग्रेविटी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहां पर जो इक्वेटर पे ज्यादा मास होता है। अब देखिए इसका आंसर किया गया है द डेंसिटी ऑफ द अर्थ अलोंग द पोल्स। जो पोल्स के साथ साथ जो अर्थ की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है इक्वेटर से, ठीक है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इज स्पीड ऑफ रोटेशन। क्योंकि वहां पे रोटेशन की स्पीड का डिफरेंस रहता है, ठीक है।
एज अ डेंसर ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन मास इज स्मॉलर, जितना अगर जो हमारे पास डेंसर कोई ज्यादा घनी चीज है, ठीक है, किसी मास की, अगर वो आपके पास कम है तो यू गेट्स क्लोजर टू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, जितना ही हमारे पास किसी जो मास है, अगर उसका आपको मास जो है वो कम मिलेगा, किसी डेंसर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, ठीक है, तो आप वहां पे क्या होगा, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांगर होगी। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर फॉल एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल्स। आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल है, वहां पे बहुत ज्यादा मैंने कहा था कि वहां पे हमारे पास फ्रीज्ड रीजन रहता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था साउथ पोल में वहां भी हमारा फ्रीज्ड रीजन रहता है, ये भी पोल है, ये भी पोल है। अब यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है, अभी क्यों होता है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। टेम्परेचर फॉल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड पोल, जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल, ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो जियोइड शेप है। ठीक है, एंड द पोजिशन ऑफ द सन रिलेटेड टू द अर्थ, मैंने यही कहा था कि अगर यहाँ पर सन होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे इसकी रेज जो है इस रीजन में पड़ेंगी। ठीक है, ऊपर जो होंगी वो ज्यादा स्लैंटिंग होंगी तो वहां पर कम पहुंचेंगी, इसलिए बच्चे टेम्परेचर हमारा वहां पर गिर जाता है। ठीक है, अब जो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी हम पर यूनिट एरिया रिसीव करते हैं वो पोल से अगर हम देखें, पोल्स की तरफ वो डिक्रीज होती जाती है। इक्वेटर पे ज्यादा रहती है एनर्जी हमारे पास, तो पोल्स की तरफ हमारी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका होता रहता है, कम होती जाती है एज द इक्वेटर रिसीव। क्यों मैंने अभी कहा कि इक्वेटर जो है बच्चे वो डायरेक्ट सन की लाइट को रिसीव करता है, तो सन जो है, जो सन की रेज जो है, जब तक वो पोल वार्ड पहुंचती हैं तो वो ओब्लीक हो जाती हैं या वो स्लैंटिंग होती है, ज्यादा तेजी से वहां पर नहीं पहुंचती है। यही रीजन है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो पोल्स की तरफ कम हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, The region that lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called torrid zone। अगर आपने अच्छे से कल वाली वीडियो देखी है, इस क्वेश्चन को करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। The temperature decreases from equator toward poles because the shape of the earth, the north pole is a latitude। तो बच्चे ये चार ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर इजी हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 and 2 ओनली। ट्रू ऑप्शन कौन सा है, या 1, 3 and 4, 1, 2 and 3 ओनली, या ऑल। तो सारे बच्चे इस वीडियो कहीं पे पॉज करके इसका आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हम कल पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेवोल्यूशन के बारे में। जो मैंने क्वेश्चन आपसे कहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। जितने बच्चे देखेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप बच्चे अच्छे से हमारे जो हम पूछते हैं आपको उसका रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमें भी पढ़ाने में खुशी होती है, पढ़ाने में मजा भी आता है। ठीक है, चलिए अगले अब टॉपिक देखते हैं, दैट इज रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको रोटेशन के बारे में कहा, दिन और रात उससे बनते हैं। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पर रेवोल्यूशन का काम क्या होता है, एट द सेम टाइम दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। हमने देखा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करती है, उसके साथ साथ ये हमारे सूरज के इर्द गिर्द भी ऑर्बिट करती है, उसके ऊपर भी घूमती है, रिवॉल्व करती है। उस सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाली मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो प्लेन जिसके इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व करती है, घूमती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन और द इक्लिप्टिक प्लेन। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, जब वो उसके ऊपर एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, अर्थ जब सन के अराउंड रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, या उसको हम बोलते हैं इक्लिप्टिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, मोस्ट लार्ज ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। बहुत सारे लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं किसी ऑर्बिट में सन के नजदीक, वो क्या करते हैं, लाई नियर द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट,
नाउन एज द इक्लिप्टिक। वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के प्लेन के पास रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्लिप्टिक। द प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द इक्लिप्टिक। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ही हमारे इक्लिप्टिक के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। वेयर एज comets एंड क्विपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स आर एट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एंगल्स टू इट, ठीक है। और जो हमारे कोमेट्स होते हैं और जो हमारे क्विपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसके सिग्निफिकेंटली इसके ग्रेटर एंगल होते हैं, ठीक है। अभी हमने आपने इतना समझना है यहाँ पर कि जो क्या होता है हमारा रेवोल्यूशन होता है उसके जब सूरज के इर्द गिर्द हमारी अर्थ घूमती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और इक्लिप्टिक प्लेन कब होता है? जब जो हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत ही हमारे अर्थ के ऑर्बिट के नजदीक होते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्लिप्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर कितना टाइम लगाती है? हमने वहां पर तो देखा कि अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? 23 घंटे होते हैं, 56 मिनट होते हैं और 4 सेकंड होते हैं, ठीक है। इससे हमारा पूरा एक रोटेशन जो है अर्थ का वो हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन जो है बच्चे वो 365 और 1/4 डेज लगाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि 365 दिन होते हैं एक साल में, और लेकिन साथ में 1/4 हिस्सा भी होता है, ठीक है। 1/4 हिस्सा भी होता है, जिससे क्या होता है हमारा एक दिन बढ़ जाता है 4 साल के बाद, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा फरवरी के 28 डेज होते हैं तो 4 साल के बाद वहां पर एक दिन बढ़ जाता है और हो जाते हैं हमारे 29 डेज, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ये 1/4 होता है ना, इसकी वजह से ही होता है। फर्दर अर्थ एक रेवोल्यूशन करती है सन के इर्द गिर्द 6 सरप्लस आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू मेक। अब जो होता है ना ये 1/4 जो होता है, इसमें से कम एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 घंटे का पूरा एक दिन बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हमारा एक दिन बढ़ जाता है 4 साल के बाद। ये सरप्लस डे जो होता है इस एडिड टू द फरवरी के मंथ में इसको ऐड किया जाता है, तो 29 दिन हो जाते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा। तो 366 डे वाले साल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोलिस्टाइस के बारे में, ठीक है। सोलिस्टाइस के बारे में बात करेंगे तो इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर इसको समझना होगा, ठीक है। सोलिस्टाइस को अच्छे से आपको समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी अर्थ जो है ना वो क्या है? टिल्टेड है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है हमारी अर्थ टिल्टेड है, ठीक है। अब ये होता है क्या है, सारा हम आपको माजरा यहाँ पर समझाएंगे। सब खेल किसका होता है? यहाँ पर सूरज का सारा यहाँ पर खेल रचाया होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पर हमारे सामने सूरज के सामने जो भी यहाँ पर आएगा, सूरज के सामने जो भी यहाँ पर आएगा उसमें क्या होगा? गर्मी होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं इसके बारे में, इसको अच्छे से समझेंगे फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले समर सोल्स्टाइस के बारे में। समर सोल्स्टाइस क्या होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं समर सोल्स्टाइस कहां पर है। ये देखिए, ये है हमारा, ये है हमारा समर सोल्स्टाइस। 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। उस वक्त आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। जैसे अभी पिछले ये 21 जून को समर सोल्स्टाइस हुआ, ठीक है। 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सूरज की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है सूरज की तरफ, ठीक है। और सन की रेज जो है वहां पर डायरेक्टली फॉल करती है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इसलिए ये एरिया जो है सबसे ज्यादा हीट इस एरिया में होती है, ठीक है। मैंने वही कहा, सारा खेल जो है यहाँ पर किसका रहता है? सूरज का रहता है। अभी यहाँ पर देखिए पूरे का पूरा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जो है ये पूरा के पूरा जो है ये सूरज के सामने आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सूरज की गर्मी इस पे पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट रिसीव करता है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, सिंस अ लार्ज पोर्शन, इसलिए जो नदर्न हेमिस्फीयर का लार्ज पोर्शन जो है उसको डायरेक्टली सन से क्या मिलती है? लाइट मिलती है, हीट मिलती है, इसलिए इन रीजन में क्या होती है? समर होती है, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में समर सोल्स्टाइस में क्या होता है? समर होता है, और इक्वेटर के साउथ में क्या होता है? विंटर होता है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। याद रखिएगा, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कहां पे? पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वो कब होता है?
21 जून को होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, उसको हम बोलेंगे समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सर्दी होगी मेरे भाइयों। ठीक है, एट दिस टाइम, इस टाइम में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंडीशन जो होती है ना वो रिवर्स होती है। रिवर्स क्या होगा, अगर एक जगह गर्मी होगी दूसरी जगह सर्दी होगी। ठीक है, इसी तरह इट इज विंटर सीजन देयर, सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे क्या होगा, सर्दी होगी, रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे, दिन लंबे, रातें छोटी। ठीक है, इस तरह से होगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टाइस। अब इस अर्थ की इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए 21 जून जो है, याद रखेगा, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए 21 जून जो है अगर वो समर सोलिस्टाइस है, तो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए यही दिन क्या होगा, विंटर सोलिस्टाइस होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए समर सोलिस्टाइस के दौरान में क्या होता है, जो आर्कटिक रीजन जो होता है फॉल विद इन द जोन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये क्या बन जाता है, जोन ऑफ इल्यूमिनेशन बन जाता है पूरा आर्कटिक रीजन, क्योंकि पूरा आर्कटिक रीजन जो है वो सूरज की चपेट में होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है ना, तो सारा आर्कटिक रीजन जो है यहाँ पर इसके इर्द गिर्द में आ जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसको समझ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, देखते हैं विंटर सोल्स्टाइस के बारे में। तो विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है बच्चों, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो विंटर सोल्स्टाइस क्या होगा, विंटर सोल्स्टाइस होता है 22 दिसंबर को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या होता है, पूरे दिन अच्छी खासी सूरज की रोशनी वहां पर पहुंचती है, अच्छी खासी सूरज की गर्मी वहां पर पहुंचती है। लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्कर 22 दिसंबर। अब इसका उलट कर लीजिए, अगर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस है, ठीक है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी लंबी रातें होंगी, सबसे छोटे छोटे दिन होंगे। इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा कब, जब हमारे पास विंटर सोल्स्टाइस आएगा। ठीक है, लंबे लंबे दिन होंगे, छोटी छोटी रातें होंगी। ठीक है, इसी का उल्ट यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अर्थ की पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस। अब इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, विंटर सोल्स्टाइस बोला जाएगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए 22 दिसंबर को यहाँ पर समर सोल्स्टाइस होता है। ठीक है, अभी आप समझ गए इस क्वेश्चन को, यानी इस चीज को, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्या होता है बच्चे, ये होता है 21 जून को। विंटर सोल्स्टाइस कब होता है, ये होता है 22 दिसंबर को। तो 21 जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां पे अच्छी खासी हीट आती है, और जो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अच्छी खासी हीट आती है। जब यहाँ पे अच्छी खासी हीट आती है यहाँ पे समर होता है, जब यहाँ पे अच्छी खासी हीट आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वहां पर समर होता है। अब इसका रिवर्स कंडीशन कर लीजिए, अगर यहाँ पर समर है तो यहाँ पर विंटर होगा, अगर यहाँ पर विंटर है तो यहाँ पर समर होगा। ठीक है, बस इस कंडीशन को आपने अच्छे से समझना है और आपका समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस आपको समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी की बात आएगी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ पे इसमें आपको कोई डाउट होगा। अब यहाँ पर हम एक दो पॉइंट और देखते हैं। मिडनाइट सन क्या होता है, मिडनाइट सन बिकॉज ऑफ द एक्सियल टिल्ट, जो हमारा एक्सियल टिल्ट होता है हमारी अर्थ का, मैंने आपसे पहले ही बोला कि एक्सिस पे टिल्ट होता है हमारा 23.5 डिग्री का। ठीक है, इसकी वजह से द सन डज नॉट सेट एट हाई अल्टीट्यूड इन लोकल समर। जब यहाँ पर समर होता है ना, वो हाई, जो बड़े मतलब कि ऊंचाई पे क्या होता है, हमारा वहां पे सूरज नहीं डूबता है। ठीक है, वहां पर हमारा सूरज नहीं डूबता है। द नंबर ऑफ डेज पर ईयर विद पोटेंशियल मिडनाइट सन इंक्रीजेस एज वन गोज क्लोजर टुवर्ड द पोल। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेज पर ईयर, और कुछ दिन में, एक साल में ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे पोटेंशियल मिडनाइट सन जो है, जो सूरज का मिडनाइट को पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आदमी पोल की तरफ जाता है, अगर एक आदमी पोल की तरफ जाता है तो उसका जो पोटेंशियल मिडनाइट सन जो है वो बढ़ जाता है। तो सन रिमेन्स कंटिन्यूसली विजिबल, और जो हमारा सूरज जो है वो कंटिन्यूसली विजिबल हमें दिखाई देता है फॉर वन डे ड्यूरिंग द समर सोल्स्टाइस। मतलब पूरे दिन जो है हमें वहां पर सूरज दिखाई देता है। ठीक है, समर सोल्स्टाइस के दौरान 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सोल्स्टाइस कब होता है, 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर को होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। उल्टा कर लीजिए, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सोल्स्टाइस होगा, और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा,
विंटर सोल्स्टाइस होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए एट द पोलर सर्कल, समर सोल्स्टाइस एट द पोलर सर्कल फॉर सेवरल वीक्स ओनली 100 किलोमीटर क्लोजर टू द पोल एंड फॉर 6 मंथ्स एट द पोल। ठीक है, अब मिडनाइट सन के बारे में आपको मैंने बता दिया, क्योंकि एक्चुअल टिल्ट जो है हमारी अर्थ का, उसकी वजह से लोकल समर जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे, वहां पर सूरज नहीं डूबता है, वो वहां पर ही रहता है। ठीक है, बस ये आपको इतना याद रखना है। मिडनाइट सन में क्या होता है कि सूरज जो है हाई एल्टीट्यूड पे लोकल समर में नहीं डूबता है, वो वहां पे पूरे दिन रात सूरज का आना जाना वहां पे चला रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा मिडनाइट सन के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं द सन सेट्स एंड राइजेस वेरी क्लोज टू द हॉरिजन एट द हायर अल्टीट्यूड, यानी कि पूरा ही यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे दिन रात का पता नहीं चलता, दिन का वही रात का वही। ठीक है, एट एक्सट्रीम लैटिट्यूड, जो हमारे एक्सट्रीम लैटिट्यूड है, तो मिडनाइट सन को हम क्या बोलते हैं, पोलर डे। एक्सट्रीम लैटिट्यूड क्या हो गया, मतलब हायर अल्टीट्यूड में क्या होता है, उसको हम पोलर डे भी बोलते हैं। किसको, मिडनाइट सन को। ठीक है, एट द पोल देमसेल्व्स, पोल में खुद उनको द सन राइजेस एंड सेट्स ओनली वंस ईच ईयर ऑन द इक्विनॉक्स। अभी हम आगे इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सन राइजेस एंड सेट, सूरज निकलता है और डूबता है सिर्फ एक बार। कहां पर, इक्विनॉक्स में। अपोजिट फिनोमिना, जो इसका अपोजिट फिनोमिना जो होगा, ये हो गया ना पोलर नाइट, पोलर डे। अब इसका अपोजिट जो फिनोमिनन जो है वो है पोलर नाइट, अकर इन विंटर, वो विंटर में होता है। व्हेन द सन स्टेज बिलो द हॉरिजन थ्रू आउट द डे, यानी कि उस वक्त सूरज निकलता ही नहीं है। ठीक है, वहां पे रात ही होती है। अब देखिए यहाँ पर डे लाइट सेविंग इन टेम्परेट रीजन्स, जो हमारे टेम्परेट रीजन जो होते हैं, मैंने आपको कहा था कि टेम्परेट रीजन हमारा क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सारे बच्चे की कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा टेम्परेट रीजन कौन सा होता है। ठीक है, टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, टॉरिड जोन तो आपने शायद उस क्वेश्चन में बता ही दिया होगा। तो अब टेम्परेट रीजन बताएंगे कि टेम्परेट रीजन कौन से, कहां से लेकर कहां तक होता है। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम, डीएसटी को शॉर्ट में अगर हम बताएं, डे लाइट सेविंग टाइम आर, इसको हम समर टाइम भी बोलते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, किसकी प्रैक्टिस होती है, ऑफ एडवांसिंग क्लॉक्स ड्यूरिंग समर मंथ्स बाय 1 आवर और मोर। तो इसमें अपने घड़ियों को आगे किया जाता है समर के महीने में 1 घंटा या उससे ज्यादा। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम, इवनिंग टाइम, इसमें क्या होता है कि इवनिंग टाइम को इंक्रीज किया जाता है बाय सेक्रीफाइसिंग द मॉर्निंग आवर्स। ठीक है, मॉर्निंग आवर्स सेक्रीफाइस करके, क्योंकि जल्दी सुबह हो जाती है तो उसके टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल डेज में क्या होता है, स्टार्ट ऑफिस एट 10 AM। अगर नॉर्मल डेज में अगर हम बोलें तो ऑफिस स्टार्ट अगर होता है 10 AM पे और 5 PM पे क्लोज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे DST को देखें तो ऑफिस आपका मतलब 1 घंटे पीछे लाया जाता है ना, शाम के टाइम को सेक्रीफाइस करके, तो सुबह के टाइम को हम वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर आपका ऑफिस नॉर्मल डेज में 10 बजे शुरू होता है तो यहाँ पर 9 बजे शुरू होगा और 4 बजे आपको छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, टिपिकली अगर हम देखें तो यूजर्स इन रीजन्स विद समर टाइम, जो इस रीजन के जो यूजर होते हैं समर टाइम में, जहाँ पे जो मतलब एक्सट्रीम ऊपर नॉर्थ में, यानी को ज्यादा नॉर्थ पे है, जो ज्यादा साउथ पे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी क्लॉक को आगे पीछे 1 घंटा कर लेते हैं। ठीक है, टू द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग एंड एडजस्ट देम बैकवर्ड इन द ऑटम। ठीक है, जैसे ही उनका स्प्रिंग लग जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी घड़ी को आगे करते हैं, और जैसे ही ऑटम आता है अपनी घड़ी को स्टैंडर्ड टाइम पे लाकर बैकवर्ड पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड उसको करते रहते हैं। स्प्रिंग में क्या करते हैं, उसको आगे करते हैं 1 घंटा, जैसे ही ऑटम पतझड़ मौसम लगता है तो उसको पीछे अपने टाइम पे लेकर आ जाते हैं। अब इसके कुछ डे लाइट सेविंग टाइम पे कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स रिटेलिंग, यहाँ पे रिटेलर जो होते हैं उनको बेनिफिट होता है। स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी दैट एक्सप्लॉइट सनलाइट आफ्टर वर्किंग आवर्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे सूरज की उनको जरूरत होती है तो वहां पे उसको वर्किंग आवर के बाद उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। रिड्यूसेस इवनिंग यूज ऑफ इनकैंडिसेंट लाइटिंग विच इज फॉर्मली प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, डे लाइट जो सेविंग टाइम है, क्लॉक शिफ्ट सम टाइम, ये आपको क्लॉक को आगे पीछे करती रहती है, कॉम्प्लिकेट करती है आपके टाइम को कितना करना है। ठीक है, और आपके ट्रैवल को भी डिस्टर्ब करती है, और आपकी जो स्लीपिंग का पैटर्न जो होता है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप उठते थे, अगर आप यहाँ पर पहले आप उठते थे 6 बजे, अब आपको उठना पड़ेगा 5 बजे। ठीक है, इस तरह से भी आपकी जो पैटर्न है लाइफ के पैटर्न को, उसको भी क्या करती है, आगे पीछे कर देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इक्विनॉक्स के बारे में, और यही होगा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स में क्या होता है, 21 मार्च को और सितंबर 23 को, ठीक है, जो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। याद रखिएगा, 21 मार्च एंड 23 सितंबर समर सोल्स्टाइस हो गया, विंटर सोल्स्टाइस आपका हो गया।
ठीक है, इसमें क्या होता है, समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून को, विंटर सॉल्स्टिस होता है 22 दिसंबर को। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब है इक्विनॉक्स में क्या होता है, इस पोजीशन, एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स, अब यहाँ पे कोई भी पोल जो है सूरज की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, ना ही नॉर्थ पोल यहाँ पे सूरज की तरफ टिल्टेड होगा, ना ही साउथ पोल जो है सूरज की तरफ टिल्टेड होगा, ठीक है। इसलिए जो पूरी अर्थ जो है इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, याद रखेगा। इक्विनॉक्स क्यों कहा गया है, जब यहाँ पर इक्वल डेज होंगे, इक्वल नाइट्स होंगी, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है यहाँ पर बच्चे हमारे पास इक्विनॉक्स, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर है। तो ये होता कब है, याद रखिएगा 23 सितंबर, इट इज ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम होता है, सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ विंटर, विंटर के आने से पहले और समर के बाद वाला सीजन को हम बोलते हैं ऑटम सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है 23 सितंबर को। एंड स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन में सीजन जो होता है विंटर के बाद आता है और समर के पहले सीजन उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, बाहर का मौसम सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसको इक्विनॉक्स होता है, यानी कि क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होते हैं। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च, और 21 मार्च के केस में ये अपोजिट होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये स्प्रिंग में आएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ऑटम में आएगा। जैसे यहाँ पर था 23 सितंबर में, उसका उलट पुलट यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे जो कि प्रक्रिया है, नहीं यहाँ तक हम आज कर लेते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे। पेरिहीलियन एंड एपीलियन हम कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, डेज आर ऑलवेज लॉन्गर देन नाइट्स एट द इक्वेटर। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिन हमेशा लंबे होते हैं रातों से, कहां पर, इक्वेटर में। अब ये क्यों होता है, इफ अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर बच्चे नहीं होता तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी नहीं होती, और जो हमारा डे टाइम और नाइट टाइम जो है वो कभी भी इक्वेटर पे इक्वल नहीं होता, एटलीस्ट ड्यूरिंग इक्विनॉक्सिस, ठीक है सर। इक्विनॉक्सिस के दौरान ही यहाँ पर क्या होता, ये इक्वल होते, आगे पीछे नहीं होते। लेकिन कब, जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है, सन की रेज जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। जो हमारे लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, जब डेंसिटी में चेंज आ जाता है, उनके मीडियम की डेंसिटी जब चेंज हो जाती है तो हमारी जो ये लाइट्स जो है वो बेंड हो जाती है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती कब है, इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग के दौरान रिफ्रैक्शन जो है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। एंड द इवनिंग टाइम व्हेन द सन्स रेज आर स्लैंट, और इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम ये बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं जब हमारी सन की रेज जो होती है वो स्लैंटिंग होती है, ठीक है। स्लैंटिंग आपको पहले पता है ना, इस तरह से ऊपर की तरफ जो होंगी वो स्लैंटिंग होंगी। इवन दो द एक्चुअल सन इज बिलो द हॉरिजन, यहाँ तक कि जो हमारा एक्चुअल सन जो होता है वो हॉरिजन के नीचे होता है। इट्स एपेरेंट इमेज वुड अपीयर बिलो द हॉरिजन, इसकी जो एपेरेंट इमेज जो है वो आपको कहां पर होगी, हॉरिजन के नीचे जो है ये आपको दिखेगी। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी तरह जो है हमारे दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं, और किससे, नाइट से, इक्वेटर में। अभी यहाँ पर देखिए एपेरेंट पोजीशन जो होती है सन की, ये देखिए ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है, अभी हम आगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी अर्थ का जो है हॉरिजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे सूरज की क्या है एक्चुअल पोजीशन रहती है, इस तरह से होगा, फिर यहाँ से ये बैंड हो जाएगा, ठीक है, बैंड होके हमारे अर्थ पे आ जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, हमारे दिन जो है इक्वेटर पे वो क्या होते हैं, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। वैसे एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर रिफ्रैक्शन होगी तभी हमारे दिन जो है इक्वेटर पे लंबे रहते हैं और रातें जो है हमारी छोटी रहती है, ठीक है। तो बच्चे ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगती है ना वीडियो और आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यूसली बेस पे इसको स्टार्ट करें, इसको आगे लेकर चलें, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो वीडियो खत्म करते हैं गाइज, लंबी हो गई वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।